हीरा मोती चांद सूरज, अरे ये क्या मांगता है मुराद। हाँ, हीरा मोती चांद सूरज, ये क्या मांगता है मुराद। पहले अपनी किस्मत को संवार, चुन ले तू नई सरकार, वोट करेगा बिहार। हाजी नमस्कार, आदाब, मैं हूं त्रिदीप ब्राह्मण। वोट करेगा बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कैसे चुने सूबे में वो सरकार जिनके नेतृत्व में आगे बढ़ सके बिहार, यह बताना ही वोट करेगा बिहार का असली मकसद है। आज हम हैं पटना साहिब संसदीय क्षेत्र में। आज के एपिसोड में हम यहाँ की 2 विधानसभा सीट यानी पटना साहिब और कुम्हरार के चुनावी हालात पर चर्चा करेंगे। आज इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों की हकीकत को जानने के लिए हर रोज की तरह आज भी स्टूडियो में मौजूद हैं द वीक के सीनियर जर्नलिस्ट मुकेश रंजन। मुकेश जी, पटना साहिब पहली चुनावी तस्वीर। देखिए, पटना साहिब की जो पहली चुनावी तस्वीर की जब बात कर रहे हैं तो मैं कहूँगा कि पहली और अंतिम तस्वीर यही है कि नंदकिशोर यादव जी यहाँ पिछले 5 बार से चुन के आ रहे हैं और इनको कोई भी चुनौती नहीं है यहाँ और कुछ दिखता ही नहीं है। और उसका कारण है क्या इससे भी फर्क नहीं पड़ेगा कि शत्रुघ्न सिन्हा बागी तेवरों में है? कई बयान उनके ऐसे आए जो पार्टी हक देखिए, ये जो पटना साहिब का पूरा जो लोकसभा क्षेत्र है, इस क्षेत्र को परिसीमन के समय कुछ इस तरह से इसको कार्व आउट किया गया, इसको काटा गया, जिसमें कोई भी भाजपा का कैंडिडेट हो, उसमें शत्रुघ्न सिन्हा तो एक नोन फेस हैं, किसी को भी भाजपा के नाम पे खड़ा कर दिया जाए वो जीत जाएगा। यहाँ भाजपा के अलावा किसी और का सोचना, और ख़ास करके जब भाजपा उफान पे है बिहार में। पटना साहिब यानी भाजपा की परंपरागत पकड़ वाली ऐसी विधानसभा सीट जहां यह नंदकिशोर यादव लगातार 5 बार से चुनाव जीत रहे हैं। मुकेश जी से हमारी बातचीत आगे भी जारी रहेगी, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज सियासी नेपथ्य की चुप आहटों से चुनावी चटखारे में। बिहार चुनाव नित्य दिन नए सियासी उबाल ले रहा है। चुनावी जंग पर जुबानी जंग हावी है। बात राजनीति की लक्ष्मण रेखा लांघने पर आ टिकी है। सो भाजपा के चतुर सुजान अमित शाह ने पार्टी की पूरी रणनीति को कई परतों में बांट दिया है। मोदी का नाम, चेहरा और उनकी राजनीतिक अस्मिता दांव पर है। अमित शाह ने तय किया हुआ है कि इस चुनाव में पैसे की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। सो न सिर्फ पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों का बल्कि एनडीए गठबंधन के साथियों का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। पैसे और मीडिया प्रबंधन में केंद्रीय मंत्री और जेटली करीबी पीयूष गोयल की सबसे महती भूमिका देखी जा सकती है। केंद्र के कोई दर्जन भर मंत्री के हिस्से 10 से 15 विधानसभा सीटें आवंटित हैं, जहां की सीधी रिपोर्ट वो शाह को दे रहे हैं। एक सबसे अहम जिम्मा मोदी के करीबी माने जाने वाले केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह को दी गई है। उनका एकमेव कार्य पार्टी असंतुष्टों पर साम दाम दंड किसी भी भांति लगाम कसना है। वे एक एक करके पार्टी के बागियों से मिल रहे हैं और उन्हें पटाने का भरसक यत्न कर रहे हैं। भाजपा से जुड़े एक विश्वस्त सूत्र बताते हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान भी राधा मोहन सिंह को पार्टी ने यही जिम्मेदारी सौंपी थी, जिसको उन्होंने बखूबी अंजाम दिया। और यहाँ तो घर की बात है, इनमें से कई बागियों को तो राधा मोहन निजी तौर पर जानते हैं। चुनांचे उन्हें संभालना उनके लिए कहीं ज्यादा आसान है। चुनावी चटखारे के बाद हम आपको सीधे लेकर चलते हैं पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र की ओर। पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र पटना शहर के पूर्वी हिस्से को समेटे हुए है। इस इलाके की सबसे बड़ी पहचान यहां स्थित तख्त श्री हरिमंदिर साहब पटना साहिब गुरुद्वारा है। यह सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मस्थली है। इस पवित्र स्थल का सम्मान करते हुए इस विधानसभा का नाम पटना सिटी से बदलकर पटना साहिब कर दिया गया। यहाँ दुनिया भर के सिख धर्म के अनुयायी सालों भर आते रहते हैं। इस लिहाज से यहाँ की ज़रूरतों को परखने में थोड़ी निराशा जरूर होती है। सकरे रास्ते और साथ में अतिक्रमण इस इलाके की सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक जाम की वजह बनते हैं। साफ सफाई भी यहाँ एक अहम ज़रूरत है। मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान ने लगता है भी यहाँ दस्तक नहीं दी है।
इलाके के सबसे बड़े अस्पताल जो गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर है, उनको और आधुनिक बनाने की मांग जनता लंबे समय से करती आई है। इलाके की बढ़ती आबादी के साथ संसाधनों के विस्तार की जरूरत है। ये इलाका बीजेपी का अवैध किला माना जाता है। बीजेपी के कद्दावर नेता नंदकिशोर यादव लगातार 5 बार यहां से जीत का परचम लहरा चुके हैं। साल 2010 के विधानसभा चुनाव में 68% मत हासिल करते हुए नंदकिशोर यादव ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के परवेज अहमद को धूल चटा दी थी। मुकेश जी, जैसा आप पहले भी कह चुके हैं कि भाजपा का पलड़ा भारी है, क्या कुछ नया देखने को मिल सकता है इस दफे के चुनाव में? क्योंकि यहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन भी है इस क्षेत्र में, पटना साहिब में अच्छी खासी मुस्लिम और यादवों की भी अच्छी खासी आबादी है। तो अब है कि जो पहले बिखराव होता था कि राजद के भी कैंडिडेट होते थे और कांग्रेस के भी कैंडिडेट होते थे, तो इस बार राजद और कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं है, अब है सिर्फ कांग्रेस का कैंडिडेट। तो ये एक नया एक्सपेरिमेंट है, पर फिर भी मुझे लगता है कि नंदकिशोर जी के पक्ष में रहेगा, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी है जो शहरी महागठबंधन ने जो अपना उम्मीदवार संतोष मेहता के रूप में दिया है, तो कैसी उम्मीदवारी आपको लग रही है इनकी? जो महागठबंधन के संतोष मेहता हैं, ये बेसिकली कुर्मी जाति से आते हैं और कुर्मी वोट पटना शहरी क्षेत्र में बहुत हैं। तो अब वही देखना है कि मुस्लिम वोट का बंटवारा नहीं होगा। यादव मुकेश जी, आप भूल रहे हैं कायस्तों की भी एक बड़ी आबादी है यहाँ। मैंने कहा ना कि कायस्तों की जो बड़ी आबादी है वो भाजपा को अपना एक नेचुरल ऑप्शन मानती है। जो पटना साहिब के ग्रामीण इलाके हैं जुड़े हुए, वहाँ यादवों की बहुत अच्छी खासी तादाद है। तो यादव और मुस्लिम कॉम्बिनेशन जो लालू जी का माई समीकरण है, वो हमेशा क्यों फेल होता रहा है? बनिया सिख और कायस्तों का जो पॉपुलेशन है ना, वो उनको आउटनंबर करता है, क्योंकि मुस्लिम वोट जो होता था पहले वो बंटता था। कुर्मी और यादव एक साथ वोट करेंगे कि नहीं करेंगे, अब यहाँ ये भी सवाल। मान लीजिए मुसलमान नहीं, यहाँ क्यों, ये पूरे बिहार के लिए एक बड़ा यक्ष प्रश्न बना हुआ है। नहीं, ये तो है ही है कई जगह, लेकिन कुर्मी उतने डोमिनेंट नहीं है दूसरे किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी में। यहाँ कुर्मी डोमिनेंट है, जो कुर्मी नेचुरली पहले भाजपा के कैंडिडेट को वोट कर दिया करता था। अब नीतीश कुमार के इन्फ्लुएंस में कुर्मी भाजपा को वोट करेगा कि नहीं करेगा, ये देखने वाली बात होगी। मुकेश रंजन जी, आपको लगता नहीं कि नीतीश कुमार यहाँ पे बहुत पॉपुलर रहे हैं अक्सर, तो उनका जो प्रभाव है या उनके प्रभाव मंडल का कितना फायदा मिलेगा महागठबंधन के उम्मीदवार को, संतोष मेहता को? देखिए, जो उनकी पॉपुलैरिटी है, और वो पॉपुलैरिटी के पीछे बहुत बड़ा कारण है कि जो शहरी तबका है, जब तक वो भाजपा से जुड़े रहे थे उनकी पॉपुलैरिटी बहुत स्ट्रांग चलती थी वहाँ पे, क्योंकि जो शहरी मतदाता है और जिस तरह की राजनीति नीतीश कुमार करते हैं, वो विकास की बात करते हैं, तो वही वोटर जिसके बीच में वो बहुत पॉपुलर हुआ करते थे, जिनको लालू कतई पसंद नहीं है, तो क्या वो पॉपुलैरिटी इंटैक्ट है इस चुनाव में कि नहीं, वो चुनाव का रिजल्ट बताएगा। मान लिया कि मुसलमान गले भी उनके मिले जिनके हाथों में खंजर थे, कह सकते हैं। मुकेश रंजन से हमारी बातें आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से वापस लौटकर हम अपनी चर्चा आगे भी जारी रखेंगे। सच दिखाने की जिद बनी रहेगी, आप बने रहिए हमारे साथ। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। वोट करेगा बिहार हाजी, वोट करेगा बिहार हाजी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव के चुनावी महासमर को एक दीगर नजरिए से देखने दिखाने वाली प्रोग्राम वोट करेगा बिहार में। इसके पहले कि हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं, एक नजर डालते हैं साल 2014 के लोकसभा चुनाव पर और जानते हैं कि पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में किस पार्टी का कैसा रहा प्रदर्शन। पटना साहिब से बीजेपी के शत्रुघ्न सिन्हा को 1,04,473 वोट मिले, तो कांग्रेस के कुणाल सिंह को 42,364 वोट, जदयू के गोपाल प्रसाद सिन्हा को 13,907 वोट, तो आपकी परवीन अमानुल्लाह को मात्र 2,810 वोट ही मिल सके। तो क्या 2014 के जो आंकड़े हैं, क्या कुछ नया कहने को मजबूर कर रहे हैं आपको? देखिए, 2014 के आंकड़े जो कह रहे हैं, मुझे एक बात का एहसास हो रहा है कि ये जो डिफरेंस है, ये जो मार्जिन है,
जो अगर मेरा सवाल है मुकेश जी, अगर वाकई नीतीश कुमार इस क्षेत्र में इतने पॉपुलर हैं तो उनके कैंडिडेट को गोपाल सिन्हा को मात्र 13,000 वोट ही क्यों मिल पाए? उसमें बहुत बड़ा कारण है ना कि वो पॉपुलर हैं। वो किस हालात में पॉपुलर थे, जो मैंने पहले कहा आपको कि वो भाजपा के साथ होने के कारण बहुत पॉपुलर थे। तो जो भाजपा कहती है ना कि जैसे ही मेरे टच से बाहर गया जंगल राज शुरू हो गया, तो वो उसका वही मतलब है। और जो भाजपा की सोच है वो अर्बन सीट और पटना के इर्द गिर्द वाली सोच के कारण ये बातें उभर कर आ रही हैं। और आपको एक बात मैं बहुत मतलब आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो 14 का रिजल्ट है, जो 14 का मार्जिन है, जो शत्रुघ्न सिन्हा और कांग्रेस के कैंडिडेट के कुणाल सिंह के बीच में जो मार्जिन है, वो मार्जिन बहुत ज्यादा है। इस चुनाव में वो मार्जिन नहीं होगा। और आपको लगता है कि यहाँ जो लड़ाई है विकास बनाम मंडल 2, ऐसा कुछ समा बनने वाला है? पार्ट 2 देखिए, विकास बनाम मंडल पार्ट 2 होगा। और जब तक नीतीश कुमार और लालू प्रसाद जी ये बनाम नहीं बनाएंगे, उनके वोट का कंसोलिडेशन, उनके वोट का ध्रुवीकरण नहीं होगा। वो अपने वोट को ध्रुवीकरण करने के लिए उन्होंने ये शिगुफा छोड़ा है। दूसरी बात मैं यहाँ कह दूं कि ये जो रिजर्वेशन वाला जो मुद्दा भागवत जी ने उठाया था, और वो मुद्दा बहुत इफेक्टिव रहेगा महागठबंधन के वोटरों को कंसोलिडेट करने में। तो क्या ये मुद्दा भी महत्वपूर्ण रहेगा जो लालू जी ने उठाया, अगड़े बनाम पिछड़े का मुद्दा? उसी से तो निकल के बाहर आया ये मुद्दा नहीं आता यदि रिजर्वेशन को पुनर्विचार करने की बात नहीं कही जाती। बाद में भाजपा को भी मजबूरन ये कहना पड़ा, 2 बातें कही भाजपा ने कि हमारे यहां से भी कोई मुख्यमंत्री होगा वो पिछड़ी जाति का होगा। गिरिराज सिंह का बयान आया कि जो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होगा भाजपा से वो पिछड़ी जाति का होगा, अगड़े मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। वो भी एक स्ट्रेटेजी में कहलाया गया गिरिराज सिंह नहीं, लेकिन पार्टी हाईकमान को ऐसा लग रहा है जो इससे अगड़े वोटर जो एकजुट थे लालू को हराने के लिए, उनका जो जज्बा है वो कम हो गया। लेकिन एक बात बता दें कि भाजपा केवल अगड़ों के वोट से जीत भी नहीं सकती है, केवल अगड़े के वोट से कुछ नहीं होने वाला है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक स्ट्रैटेजी के तहत वो स्टेटमेंट भी दिलाया गया, फिर उनको डांट लगाई गई, इसकी भी बात फैलाई गई बाद में बोल के, इसलिए वो है नहीं। यहां मैं बता रहा हूं कि ये जो पटना साहिब की आखिरी निर्णायक तस्वीर क्या उभर कर सामने आती है? एडवांटेज भाजपा है, पर जो विक्ट्री मार्जिन आज तक नंदकिशोर जी लेते आए हैं वो शायद ना मिले इस बार। भाजपा की परंपरागत सीट जहां से 5 बार लगातार नंदकिशोर यादव जीत बनाए रखे हैं, एडवांटेज भाजपा वाली सीट पर देखना है क्या रिजल्ट आता है। मुकेश जी से हमारी चर्चा यूं आगे भी जारी रहेगी। वोट करेगा बिहार में अभी वक्त है यहां के वोटरों की राय जानने की, तो आइए देखते हैं जनता जनार्दन की राय शुमारी। छोटी गली है, सड़कें हैं, जितनी भी गंदगी फैली हो सारे न दूर करे। 5 किलोमीटर के अंदर तक की जो पटना साहिब के इर्द गिर्द हैं वो चौड़ी होनी चाहिए, उनका सीवरेज होना चाहिए। चौक पे पूरा जाम लगा हुआ रहता है, हम लोग को स्कूल कॉलेज जाने में बहुत दिक्कतें होती हैं। हेल्थ सेक्टर भी वैसे डाउन है, 0% का ग्रोथ है, यहाँ पे जाम वैसे लगा रहता है, बहुत ज्यादा जाम का समस्या है, पैदल चलना मुश्किल है। कोई विकास थोड़ा नहीं होता है उन लोगों के रहते हुए। बिहार की राजनीतिक और व्यवहार इस तरह चौपट हो गई है कि सिर्फ माया चाहिए, रुपया चाहिए। जब इलेक्शन नजदीक आते हैं तब नेता लोग तुरंत एक्टिव हो जाते हैं, शहर की सफाई कराने लगते हैं। समय तो है, कहाँ कुछ पूरा हो रहा है, जो कहता है वो होता है थोड़ी है। पटना सिटी में यही सब बर्बादी है, गरीबी ज्यादा है, काम धाम नहीं मिलते हैं, सरकार नहीं देखता है। सरकार को करना चाहिए कि हम रोड को देखना चाहिए, ट्रैफिक को देना चाहिए रोड में। सारा मकान हरिजन का भर कमर पानी में डूब रहा है और कोई देखने वाला नहीं है। वोट करेगा बिहार में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम वापस लौटेंगे तब नजर डालेंगे कुम्हरार विधानसभा की तस्वीर पर। आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। वोट करेगा बिहार हाजी, वोट करेगा बिहार हाजी।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है 2015 के बिहार चुनावी महासंग्राम को एक नई जुबान देने वाले प्रोग्राम वोट करेगा बिहार में। अब हम आ पहुंचे हैं कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र के चुनावी सफर पर। मुकेश जी, कुम्हरार पहली चुनावी तस्वीर क्या उभरती है? देखिए, कुम्हरार में एक चीज है कि ये सटा हुआ क्षेत्र है, शहर से सटा हुआ है, पर इसमें ग्रामीण इलाके बहुत हैं। पर शहर के नज़दीक गांव होने के कारण यहाँ भी कायस्थों का थोड़ा सा वर्चस्व नहीं कहते हैं, नंबर ज़्यादा है। उसके कारण भाजपा के सिन्हा साहब लगातार जीतते भी आए हुए हैं और सिन्हा साहब एक स्ट्रॉन्ग होल्ड वाली सीट है बीजेपी के लिए और वो जीतेंगे। मुकेश रंजन से हमारी बातें आगे भी जारी रहेगी। अब आपको सीधे लेकर चल रहे हैं कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र की ओर और देखते हैं यहां की ताजा चुनावी तस्वीरें। पटना शहर से बिल्कुल सटा हुआ है कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र। पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के तहत आता है ये इलाका, लेकिन राजधानी की रौनक अब तक यहां तक पहुंच नहीं पाई है। जर्जर सड़कों से जनता का दिल जार जार है। बरसात के दिनों में हालात तो और भी खराब हो जाते हैं। इलाके में कूड़ा प्रबंधन का जबरदस्त अभाव दिखता है। यहां जनता पीने के साफ पानी के लिए भी मोहताज है। शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। क्षेत्र की राजनीति पर भाजपा का जबरदस्त प्रभाव दिखता है। भाजपा के अरुण कुमार सिन्हा यहां से लगातार 3 बार चुने जा चुके हैं। उन्होंने साल 2010 विधानसभा चुनाव में 72% वोट हासिल कर लोजपा के मोहम्मद कमाल परवेज को पूरी तरह परास्त किया था। मुकेश जी 72% वोट हासिल किए थे और जिन लोजपा के उम्मीदवार को परास्त किया था उन्होंने, आज वो लोजपा भाजपा के साथ है, एनडीए गठबंधन का एक हिस्सा है। तो यानी क्या चुनाव और ज्यादा एक तरफा हो गया? नहीं, तब नीतीश कुमार भाजपा के साथ थे, आज नीतीश कुमार नहीं है। तो नीतीश कुमार का जो वोट बेस है इस पूरे क्षेत्र में, और यादवों का भी अच्छा खासा नंबर है वहाँ, और वो नंबर जैसे यादवों में भी एक ट्रेंड रहा है कि वो भाजपा की तरफ थोड़ी टिल्ट होती रही है। पर ये जो अगड़े पिछड़े की राजनीति, जो मंडल 2 की हम बात कर रहे हैं, वो मंडल 2 बेसिकली यादवों को और कोयरी कुर्मी को एक साथ कंसोलिडेट करने का एक स्ट्रेटेजी है। मुकेश जी, लगता है यह मुस्लिम वोटरों की भी अच्छी खासी तादाद है, इसलिए महागठबंधन ने जब कांग्रेस को ये सीट दी तो कांग्रेस ने अकील अहमद को चुनावी मैदान में उतारा। देखिए, पिछली बार तो लोजपा से एक मुस्लिम कैंडिडेट ही थे, लेकिन उनको क्या मिला? 12,000 वोट मिले थे। पर इस बदले परिदृश्य में, जैसा आप भी कह रहे हैं कि लालू और नीतीश दोनों कांग्रेस के साथ खड़े, यानी महागठबंधन का मामला है, तो मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। इसलिए देखिए, पेपर पे तो मुझे महागठबंधन ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है। यदि पेपर पे हम लिखकर और कास्ट और जातियों का हिसाब करें तो उस हिसाब से तो दिख रहा है। पर क्या यादव बीजेपी को वोट नहीं करेगा? क्या कोयरी कुर्मी नीतीश से टूटेंगे नहीं? ये सब सवाल हैं, जो सवाल का जवाब चुनाव का रिजल्ट ही बताएगा। इससे पहले कि हम अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाएं, आइए एक नजर डालते हैं 2014 में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में कुम्हरार विधानसभा सीट की तस्वीर पर। कुम्हरार से बीजेपी के शत्रुघ्न सिन्हा को 93,286 वोट मिले, तो कांग्रेस के कुणाल सिंह को 29,253 वोट, जदयू की गोपाल प्रसाद सिन्हा को 13,765 वोट, तो आपकी परवीन अमानुल्लाह को मात्र 3,402 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। और मुकेश जी, अगर बात करें कुम्हरार की, तो क्या एक लड़ाई यहाँ, एक मुकाबला मोदी वर्सेस नीतीश कुमार देखने को मिल सकता है? तल्खी दिखती है नीतीश और मोदी जी के बीच में। नरेंद्र मोदी जो कि आज प्रधानमंत्री हैं देश के, और उनके और नीतीश कुमार के कद में कोई समानता नहीं होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी ने डायरेक्टली और पर्सनल अटैक किए नीतीश कुमार के ऊपर, जब उन्होंने बिट्रेयर कहा, डीएनए खराब है, थाली छीनने की बात की। अगर जातिगत समीकरणों की बात करें तो कुम्हरार से लगे जो ग्रामीण इलाके हैं वहां कोयरी और कुशवाहा वोटरों की एक बड़ी तादाद है, तो उनका क्या रुख दिख रहा है आपको? अभी उनका रुख ऐसा है कि इसमें मुझे लगता है आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा कुछ सेंध मारने में सक्सेसफुल हो सकते हैं, और लेकिन उसी को रोकने के लिए यह मंडल 2 का और अगड़े पिछड़े की बात लालू ने कर दी है।
और यदि वो रुक गया तो सिन्हा साहब के लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा। यदि नहीं रुका, जैसे लोकसभा में कुछ भी नहीं रुका, बांध सारे टूट गए थे, कास्ट टूट गया था और यहाँ तक कि मुसलमानों ने भी वोट कर दिया था शत्रुघ्न सिन्हा के लिए, तो कुछ उस तरह के हालात मुझे नहीं लगता है कि असेंबली लेवल पे होगा नहीं, वो हालात अभी बनेंगे नहीं। अगर हम कुम्हरार की आखिरी निर्णायक चुनावी तस्वीर की बात करें तो क्या दिख रही है आपको? ऐसा है कि ये भाजपा के पक्ष में जाएगा, टक्कर हो सकता है, विक्ट्री मार्जिन कम हो सकता है और कमोबेश ये पटना साहिब वाला ही ट्रेंड दिखाएगा। मुकेश रंजन की राय से वाकिफ होने के बाद अब बारी है कुम्हरार के वोटरों की राय जानने की। आइए देखते हैं उनकी राय शुमारी। कलो नहीं है या नहीं पैखाना है, न काले न पैखाना है, न घर द्वार सब ढहा हुआ है, राशन कार्ड नहीं मिला है, न हम लोग को नली में न ढलाई है, न नाला, न कुछ नहीं है। पानी पड़ता है तो हम लोग किचकिल्ला हो जाता है। हमारे गांव में नाला नहीं है, न नाला है, न पानी की व्यवस्था है। सबको बाहर बैठ के बर्तन भेजना इधर उधर होता है। नाले की समस्या है, पानी की किल्लत है, रोड भी वैसा ही टूट जाता है, हर में कीचड़ भी वैसा ही है। शुरू में 5 साल तो बहुत अच्छा काम किए, इधर तो विशेष राज के मुद्दे लेके बैठे रह गए। बिजली का भी स्थिति है जो था गड़बड़े है। कोई विधायक देखने के लिए कोई आया है, चाहे वार्ड काउंसलर भी आते हैं, तनी मन खाई साफ कराते बस है। शराब के दुकान हटाने के हम लोग कहें तो नहीं, तनी तनी को लड़का बर्बाद है। सप्लाई वाला पानी में कीड़ा निकलता है। हम लोग पार्किंग की स्थिति नहीं है, उसके कारण रोड जाम होता है। पूरे इलाके में पानी की एकदम समस्या है। काम अगर होता तो हम लोग नरक में नहीं रहते हैं, ना हम निस्वन ऐसे रहते। आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये प्रोग्राम पसंद आ रहा हो तो लिखें या मेल करें, SMS करें या फोन करें। हमें आपके सुझावों का बेसब्री से इंतजार रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होती है मुलाकात इसी वक्त इसी चैनल पर सच दिखाने की इस जिद के साथ। तब तक के लिए मैं त्रिदीप रमण अपने साथी मुकेश रंजन और NTI मीडिया की पूरी टीम के साथ आपसे अनुमति चाहता हूं। नमस्कार। आज हम हैं किशनगंज संसदीय क्षेत्र में। आज के एपिसोड में हम यहां की 2 विधानसभा सीट यानी किशनगंज और कोछा दमन के चुनावी हालात पर चर्चा करेंगे। हीरा मोती चांद सूरज, अरे ये क्या मांगता है मुराद। हाँ, हीरा मोती चांद सूरज, ये क्या मांगता है मुराद। पहले अपनी किस्मत को संवार, चुन ले तू नई सरकार, वोट करेगा